धातुएं। आप अपने चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं देखते हैं तथा इनका उपयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए मकानों को बनाने के लिए लोहे का उपयोग, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने के लिए भिन्न भिन्न धातुओं का उपयोग, इसी तरह से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने के लिए कीमती धातुओं का उपयोग। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, औजार, हथियार तथा और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इन भिन्न भिन्न धातुओं का उपयोग करते हैं। लेकिन इन भिन्न भिन्न धातुओं की जानकारी हमें एक दिन में नहीं हुई, इसकी जानकारी हमें धीरे धीरे हुई है। वास्तव में धातुओं का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता तथा धातु के उपयोग इसका गहरा संबंध रहा है। यहाँ तक कि प्राचीन काल की कई जो सभ्यताएं थीं, उनके कई युगों के नाम इन धातुओं के उपयोग के आधार पर दिए गए थे, जैसे कि ताम्र पाषाण युग या लौह युग या ताम्र युग। इसी तरह से हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो धातुएं थीं प्रकृति में नहीं थीं, ऐसा नहीं है। ये धातुएं प्रकृति में मौजूद थीं, लेकिन इन बहुत सी कम ऐसी धातुएं होती हैं जो कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। प्रायः बहुत सी अधिकांश धातुएं ये अपने यौगिकों या अयस्कों के रूप में मिलती हैं। प्रारंभ में हमें इन यौगिकों से धातुओं को निष्कर्षित करने की पद्धति नहीं मालूम थी। जैसे जैसे हमें इन पद्धतियों का ज्ञान होता गया, हम इन नई नई प्रकार की धातुओं को जानने में सक्षम होते गए। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष में विभिन्न धातुओं का उपयोग औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा आभूषण बनाने के लिए होता था। मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लड तथा टिन, इसके अलावा पारा, ये 7 धातुओं का उपयोग के प्रमाण हमारे प्राचीन भारत काल में मिलते हैं, और इसी कारण से इन सभी धातुओं को हम प्राचीन धातुएं कहते हैं। यद्यपि औद्योगिक क्रांति के पश्चात धातु विज्ञान में काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई, लेकिन धातु विज्ञान की अनेक अवधारणाओं की जड़ें हमें पुरानी पद्धतियों में ही मिलती हैं। तो आइए भारत के धातु कर्मी इतिहास में एक नज़र डालते हैं। भारतवर्ष में धातु का जो इतिहास है वह लगभग 7000 वर्ष पूर्व का है। भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले धातु की उपस्थिति का जो प्रमाण मिलता है वह लगभग 6000 BCE का है, और इसका प्रमाण हमें पुरातात्विक सर्वेक्षणों तथा प्राचीन साहित्यों से मिलता है। इतिहास बताते हैं कि भारतवर्ष में सबसे पहले धातु का जो प्रमाण मिला था वह बलूचिस्तान क्षेत्र के मेहरगढ़ से मिला था, जहां पर हमें तांबे के मोती प्राप्त हुए थे। ये तांबे के मोती बाद में पता चला कि ये प्राकृतिक तांबा था, किसी अयस्क या यौगिक से निष्कर्षित तांबा नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से, इसके साथ ही साथ हड़प्पा के क्षेत्रों से प्राप्त धातुओं के नमूने से पता चलता है कि भारतवर्ष में कैल्कोलिथी सभ्यता के समय से, यानी कि ताम्र पाषाण युग से ही तांबे का उपयोग होता आ रहा है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था। साथ ही साथ जो राजकीय अभिलेख होते थे उन्हें भी ताम्र पत्रों पर उनकी खुदाई की जाती थी, और इस तरह का सबसे प्राचीन ताम्र पत्र हमें मौर्य काल से प्राप्त होता है, जिसमें कि लगान माफ करने संबंधी दस्तावेज खोदे गए थे। इसी तरह से सर्वेक्षण बताते हैं कि हड़प्पा के लोग सोना, चांदी जैसी धातुओं का उपयोग तो करते ही थे, साथ ही साथ ये इनकी मिश्र धातुएं जिसे इलेक्ट्रम कहा जाता था उनका भी उपयोग करते थे। इसी तरह से मोहनजोदड़ो नामक स्थान से धातुओं के जो नमूने प्राप्त हुए हैं वो लगभग 3000 BCE के हैं। इसी तरह से कर्नाटक के मस्की क्षेत्र से जो सोने की खदानें प्राप्त हुई हैं, पता चलता है कि ये खदानें विश्व की सबसे गहरी खदानें थीं, और इनका कार्यकाल लगभग 1000 BCE का है। इसी तरह से
इन धातुओं के उपयोग के प्रमाण हमें सिर्फ सर्वेक्षणों से नहीं मिलते, साहित्यों से भी, प्राचीन साहित्य से भी मिलते हैं। इसी तरह से ऋग्वेद के श्लोकों तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टिन तथा लेड, इन सभी धातुओं के उपयोग तथा उनके व्यापार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम बात करें लोहे की, तो गंगा की घाटी तथा विंध्य क्षेत्र से हमें लोहे की खुदाई के प्राचीन प्रमाण प्राप्त होते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में लोहे का उत्खनन तो होता ही था, साथ ही साथ लोहे का प्रगलन तथा उनसे विभिन्न प्रकार के शिल्पों का निर्माण भी किया जाता था। यहाँ पर हम बता दें कि लोहे के प्रगलन की जो प्रक्रिया थी वो इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित थी और यहाँ पर ही पिटवा लोहे के उपयोग का प्रमाण भी हमें मिलता है और साथ ही साथ ये जो भारतवर्ष में पिटवा लोहे का उपयोग भी होता था और इससे यहीं पर विभिन्न प्रकार के शिल्प तथा औजार एवं हथियार भी बनाए जाते थे। यहाँ पर जो पिटवा लोहा था और उसमें विभिन्न प्रकार के क्रूसिबल पद्धति से, उसमें कार्बन मिलाकर क्रूसिबल पद्धति से स्टील का निर्माण भी किया जाता था। स्टील के निर्माण के लिए जो पिटवा लोहा होता था उसमें ही कार्बन तथा कांच मिलाकर विभिन्न पद्धतियों के द्वारा स्टील तैयार किया जाता था और इस स्टील की मांग इतनी ज़्यादा थी कि इसे यूरोप, चीन तथा अरब देशों में इन्हें भेजा भी जाता था और ये जो स्टील था उसे वंडर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट यानी कि पूर्व की अद्भुत वस्तु के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, ये जो वंडर मटेरियल था इसका विदेशों में मांग भी थी और साथ ही साथ हम यहाँ बता दें कि एक रोमन इतिहासकार ने बताया कि जो तक्षशिला थी उस तक्षशिला में सिकंदर ने पोरस को जो विभिन्न प्रकार के उपहार दिए थे उनमें एक 2.5 किलो का वुड स्टील भी था। यहाँ पर जो वुड स्टील शब्द का उपयोग किया गया है वास्तव में वो दक्षिण भारतीय शब्द उक्कू से लिया गया है। यहाँ पर स्टील को उक्कू कहा जाता था, संभवतः ये वुड स्टील का जो नाम है उसी से बना है। इतना ही नहीं, पिटवा लोहे के उपयोग का साक्षात प्रमाण हमारा विश्व विख्यात लौह स्तंभ है जिसकी स्थापना दिल्ली में 5वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें पिटवा लोहे के अलावा कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, निकिल तथा कॉपर तत्व भी मिलाए गए थे और इसकी मजबूती का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 1600 वर्षों से यह जलवायु का सामना कर रहा है, लेकिन इसमें एक भी क्षरण के चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अलावा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के अलावा पूर्व का हिमालयी क्षेत्र या मेघालय का क्षेत्र भी धातु के उपयोग से अछूता नहीं था। मेघालय की खासी पहाड़ियों में उत्खनन करने के पश्चात यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जो धातु उत्खनन होता था और यहाँ पर जो धातु मल प्राप्त हुआ है उसमें उपस्थित कार्बन का जब रेडियो कार्बन का निर्धारण किया गया तो ये लगभग 353 BCE के प्राप्त हुए हैं। यानी कि मेघालय क्षेत्र में भी यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में भी धातु उत्खनन का कार्य किया जाता था और इसकी पुष्टि ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा भी की गई है। जब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ये जो उत्खनन या जो खदानें थी वो काफ़ी पुरानी थीं। इसी तरह से राजस्थान की जो जावर झील है उसमें जिंक के उत्पादन के प्रमाण भी मिलते हैं और ये प्रमाण लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के हैं। यहाँ पर जिंक का उत्पादन अधोमुखी आसवन तकनीक से किया जाता था
क्योंकि जो जिंक धातु होती है उसका क्वथनांक काफ़ी कम होता है और जब इसका प्रगलन किया जाता है तो उस समय यह आश्वित होने लगता है। तो इसी वजह से इसका जो उत्पादन किया जाता था वह अधोमुखी तकनीक से किया जाता था, जो कि काफ़ी जटिल तकनीक थी। लेकिन भारतवर्ष में जिंक के उत्पादन तथा उपयोग के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसी तरह से जो अधोमुखी आसवन तकनीक है उसके द्वारा पारे का उत्पादन भी किया जाता था और यहाँ पर कई संस्कृत साहित्यों से तथा अन्य साहित्यों से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि प्राचीन भारत में भी औषधि उपयोग के लिए पारे का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर 14वीं से 17वीं शताब्दी में भी यहाँ पर पारे के औषधि उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतवर्ष में धातु के उत्पादन तथा उसके धातुकर्मी प्रक्रमण का एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। लेकिन यह धातुकर्मी प्रक्रम का समृद्धशाली इतिहास धीरे धीरे समाप्त होने लगा तब जैसे ही भारत ब्रिटिश का उपनिवेश बना, यानी कि जैसे जैसे भारत ब्रिटिश का गुलाम होता गया, ये हमारी जो समृद्ध धातुकर्मी तकनीक थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई, क्योंकि भारतीयों का उनके ही देश में उपस्थित खदानों पर से उत्खनन का अधिकार छीन लिया गया। इसलिए न ये धीरे धीरे खदानें भी लुप्त होती गई तथा उससे जुड़े हुए विभिन्न वैज्ञानिक प्राचीन प्रक्रम भी लुप्त होते चले गए। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय यहाँ पूरे भारत में ब्रिटेन की या जो ब्रिटिश वैज्ञानिक पद्धतियाँ थी उनका प्रवेश हो चुका था और इसीलिए जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के धातुओं तथा उनके निष्कर्षण के लिए अनेक वैज्ञानिक तथा तकनीकी संयंत्रों की या संस्थानों की स्थापना की तथा फिर वहां पर आधुनिक पद्धति के द्वारा इन धातुओं का निष्कर्षण किया जाने लगा। तो इस अध्याय में हम धातुओं तथा उनके धातुकर्मी प्रक्रम के विषय में उनकी आधुनिक पद्धतियों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आवर्त सारणी के सभी 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। सबसे बाईं ओर एस ब्लॉक के तत्व हैं जिसमें 2 वर्ग आते हैं। इसमें से प्रथम वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातुएं एल्कली मेटल्स कहते हैं, जो कि सभी धातुएं हैं। इसी तरह से द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, यानी कि एल्कली अर्थ मेटल्स, ये भी सभी धातुएं हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ें जहां पर आप देख रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण धातुएं कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ये भी सभी के सभी धातुएं हैं। इसी प्रकार जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की सीरीज है उन्हें हम अंतर संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं और ये भी पूरी की पूरी धातुएं हैं। इस तरह से हम देखें कि आवर्त सारणी के एस ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्व धातुएं हैं। इसके बाद हम आवर्त सारणी के दाईं ओर चलते हैं। यहाँ पर है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में हमें धातुएं, उपधातुएं तथा अधातुएं सभी मिलते हैं। यहाँ पर आप इनके मध्य में जो येलो कलर के बॉक्स में जो एलिमेंट्स तत्व देख रहे हैं ये 6 तत्व उपधातुएं हैं और आप जानते हैं कि उपधातुएं में धातुओं तथा अधातुओं दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इसके बाद बाईं ओर जो ये बैगनी कलर के रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी तत्व धातुएं हैं। इसके बाद हम देखें दाईं ओर जो तत्व दिख रहे हैं हरे रंग में तथा ये सबसे अंतिम जो शून्य समूह के तत्व हैं, सबसे अंतिम जो 18वें समूह के तत्व हैं ये सभी अधातुएं हैं। यानी कि यदि हम पूरे 118 तत्वों को लें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 94 तत्व 94 तत्व वो धातुएं हैं, 6 उपधातुएं हैं जबकि 18 अधातुएं हैं। यानी कि पूरी आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सभी धातुओं में कौन सी धातु है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम पूरे 118 तत्वों की बात करें। यदि हम पूरे 118 तत्वों को लें तो यहाँ पर भूपर्पटी में जो तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अधिकांश तत्वों के साथ ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती है, लेकिन ऑक्सीजन अधातु है। इसी प्रकार जो भूपर्पटी में दूसरे नंबर पर जिसकी उपलब्धता होती है वह है दूसरा तत्व सिलिकॉन, और आप देख सकते हैं सिलिकॉन उपधातु के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखें कि तीसरे नंबर पे जो तत्व है जिसकी भूपर्पटी में उपलब्धता होती है वह है एल्यूमिनियम। यदि हम प्रतिशत के क्रम में देखें तो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 46.6% भार की दृष्टि से। इसी तरह से सिलिकॉन का प्रतिशत होता है 27.7%। साथ ही साथ यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है इसका प्रतिशत होता है 8.3%। तो इस तरह से यदि हम लें तो एल्यूमिनियम जहाँ सभी तत्वों में भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी तत्वों में उपलब्धता के क्रम में तीसरे नंबर पर आता है, वहीं पर यदि हम सिर्फ धातुओं की बात करें तो एल्यूमिनियम प्रथम स्थान रखता है और भार की दृष्टि से इसका प्रतिशत होता है 8.3%। एल्यूमिनियम भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। यहाँ पर यह अभ्रक के रूप में, क्ले के रूप में, जिसे कैओलिनाइट कहते हैं, के रूप में उपलब्ध होता है। इसके साथ ही साथ यह आग्नेय चट्टानों का मुख्य घटक होता है। आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो कि धरातल के नीचे तप्त तथा तरल चट्टानी पदार्थों के धीरे धीरे ठंडा होने के फलस्वरूप बनती हैं, और इसमें एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड एल्यूमिना यानी कि Al2O3 के रूप में उपस्थित होता है, और इसी रूप में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत से जो कीमती पत्थर होते हैं जैसे कि रूबी, माणिक्य आदि, जिनका बहुत ही सुंदर रंग होता है और साथ ही साथ ये कीमती भी होते हैं। ये भी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एल्यूमिना के ही अशुद्ध रूप हैं। जब एल्यूमिना के यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में कभी कभी कुछ संक्रमण धातुओं जैसे कि क्रोमियम, कोबाल्ट आदि की अशुद्धि आ जाती है तो इनमें एक विशेष रंग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि यदि हम रूबी या माणिक्य की बात करें तो यहाँ पर जब एल्यूमिना में क्रोमियम की अशुद्धि आ जाती है तो उसका रंग गहरा लाल गुलाबी हो जाता है, और इस तरह से यह जो स्टोन हमें मिलता है उसे हम माणिक्य या रूबी कहते हैं। इसके बाद इसी तरह से यदि एल्यूमिना में कोबाल्ट की अशुद्धि आ जाती है तो उसकी वजह से इसका रंग गहरा नीला हो जाता है, और वो जो स्टोन हमें प्राप्त होता है उसे हम नीलम कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के कीमती रूप भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह औद्योगिक महत्व का तो है ही। इसके बाद भूपर्पटी में उपलब्धता के क्रम में जो दूसरे नंबर की धातु आती है वह है आयरन यानी कि लोहा, और लोहे की हमारे दैनिक जीवन या औद्योगिक महत्व को आप सभी जानते हैं। आयरन या लोहा भी अपने भिन्न भिन्न यौगिकों के रूप में जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड या सल्फेट के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। साथ ही साथ यह औद्योगिक महत्व का होने के साथ साथ जैविक महत्व का भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वह आयरन का ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसके बाद आयरन के बाद जो तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली प्रतिशत के दृष्टि से वो धातु है वह है कैल्शियम। उसके बाद सोडियम का नंबर आता है, उसके बाद मैग्नीशियम और पोटेशियम तथा टिटेनियम का प्रतिशत आता है। लेकिन ये सभी धातुओं में बहुत ही कम ऐसी धातुएं होती हैं जो कि प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि हम जिन्हें बड़ी आसानी से शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इत्यादि। लेकिन अधिकांश जो धातुएं हैं वह अपने भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में इनमें पाई जाती हैं, और इसीलिए इन्हें
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों जैसे कि चट्टानों या पहाड़ों में से खनन करके हम इन्हें प्राप्त करते हैं और इसीलिए इन यौगिकों को हम खनिज या मिनरल कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जिनकी निश्चित संरचना होती है तथा जिनका लाक्षणिक रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुण होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। लेकिन इन सभी खनिजों का उपयोग हम धातु के निष्कर्षण के लिए नहीं करते। हम केवल उन्हीं खनिजों का उपयोग धातु के निष्कर्षण के लिए करते हैं जिनसे हमें सरल रासायनिक विधियों के द्वारा तथा कम खर्च में धातु प्राप्त हो जाती है। ऐसे खनिजों को हम अयस्क या ओर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें लाभदायक तरीके से धातु के निष्कर्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ऐसे ठोस पदार्थों या खनिजों को हम अयस्क या ओर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास आयरन के 2 खनिज हैं। इसमें से एक से हमें केवल 30% आयरन प्राप्त होती है जबकि दूसरे से हमें 70% आयरन प्राप्त होती है। अब दोनों से ही यदि हम आयरन प्राप्त करना चाहें तो हमें समान प्रोसेस तथा समान लागत आएगी, लेकिन एक से हमें धातु अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से इन दोनों ही सैंपल को हम खनिज तो कहेंगे, लेकिन इनमें से इस सैंपल को जिसमें कि 70% तक धातु उपलब्ध है उसे हम अयस्क या ओर कहेंगे। इस तरह से आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्कों को तथा उनके रासायनिक संगठन को जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है बॉक्साइट और इसका संगठन होता है Al2O3XH2O, यानी कि यह अपने ऑक्साइड के रूप में इसमें उपस्थित होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो दूसरा अयस्क है वह है केओलिनाइट, जिसे हम सामान्य रूप से क्ले कहते हैं। इसमें यह अपने ऑक्साइड के साथ साथ सिलिकेट के साथ उपस्थित होता है और इसका संगठन होता है Al2O3 2SiO2 2H2O, यानी कि इसमें ऑक्साइड के साथ कुछ सिलिकेट भी उपस्थित होते हैं। इसी के साथ एल्यूमिनियम का एक और अयस्क है जिसे हम कोरेंडम कहते हैं। तो यहाँ पर बॉक्साइड जो है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, वहीं पर जो कोरेंडम होता है उसमें हाइड्रेटेड वाटर नहीं होता, यानी कि इसका जो सूत्र है वह होता है Al2O3 और इससे भी बहुत अधिक मात्रा में हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं आयरन के कुछ अयस्क। तो आयरन के जो कुछ महत्वपूर्ण अयस्क हैं उनमें आता है सबसे पहले हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण अयस्क है मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। इसके बाद और भी अयस्क हैं जैसे कि सिडेराइट, जिसमें यह कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है और इसका सूत्र होता है FeCO3। इसके साथ साथ आयरन का एक और महत्वपूर्ण अयस्क है वह है आयरन पायराइड और जिसका सूत्र होता है FeS2, यानी कि यह इसमें अपने सल्फाइड रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद देखते हैं कॉपर के कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। तो कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है कॉपर पायराइड, जिसका सूत्र होता है CuFeS2, यानी कि इसमें कॉपर के साथ आयरन भी उपस्थित होती है। इसके बाद इसका एक और अयस्क है वह है मेकेलाइट। मेकेलाइट जिसमें यह कॉपर भी कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है और इसका सूत्र होता है CuCO3, साथ ही साथ इसमें उपस्थित होता है CuOH2, यानी कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड दोनों ही इसमें उपस्थित होते हैं। इसके बाद इसका जो ऑक्साइड अयस्क है वह है क्यूप्राइट और इसका सूत्र होता है Cu2O, यानी कि इसे हम कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसमें जो कॉपर है वह अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। इसके बाद है एक कॉपर ग्लैंस, जिसका सूत्र होता है Cu2S, यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड। इसमें कॉपर अपने सल्फाइड यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। तो ये कॉपर के महत्वपूर्ण अयस्क हैं जिनके द्वारा हम धातु प्राप्त करते हैं।
इसके बाद हम जिंक के महत्वपूर्ण अयस्कों को जानते हैं। जिंक का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है जिंक ब्लेंड, जिसमें यह सल्फाइड अयस्क के रूप में उपस्थित होता है, जिसका सूत्र है Zn(S), या इसे हम स्क्लेरेराइड भी कहते हैं। इसके बाद है कैलामाइन। कैलामाइन में जो जिंक है वो कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है और इसका सूत्र होता है ZnCO3। इसके बाद आता है जिंकाइट, जो कि जिंक का ऑक्साइड है ZnO, और इस रूप में यह अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो ये है मुख्य धातुएं हमारी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक के कुछ महत्वपूर्ण अयस्क तथा उनके रासायनिक संगठन। और ये जो धातुएं हैं तथा उनके अयस्कों के नाम, सूत्र तथा उनका रासायनिक संगठन पूछा भी जाता है, इसलिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही धातु अपने कई अयस्कों के रूप में उपस्थित होती है, लेकिन इन सभी अयस्कों में से भी हम केवल उन्हीं अयस्कों का उपयोग धातु निष्कर्षण के लिए करते हैं जिनसे हमें सरल रासायनिक रूप से धातु प्राप्त करना संभव हो और साथ ही साथ जो कि आर्थिक रूप से लाभदायक भी हो। क्योंकि यदि धातु के निष्कर्षण में धातु की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें यदि लागत ज़्यादा आती है तो उससे उत्पादन करने वाले को नुकसान होगा, और ये भी होगा कि क्योंकि जब निष्कर्षण में लागत अधिक आएगी तो वहाँ पर धातु की कीमत भी अधिक हो जाएगी। इसलिए ऐसी प्रोसेस को अपनाया जाता है या ऐसे अयस्कों का चयन किया जाता है जिनसे हमें कम खर्च में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होती है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि अयस्क की उपलब्धता। मान लीजिए कोई अयस्क बहुत अच्छा है लेकिन हमारे स्थान पर, हमारे क्षेत्र में उसकी उपलब्धता कम है, तो उससे धातु निष्कर्षण करने के बजाय हम ऐसे अयस्क को लेंगे जिसमें कि धातु की मात्रा ज़्यादा हो और जिसकी उपलब्धता हमारे क्षेत्र में अधिक हो। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनसे प्रदूषण कम से कम हो। जैसे कि हम आयरन के ऑक्साइड अयस्क और आयरन के सल्फाइड अयस्कों को लें, तो आयरन ऑक्साइड में जहाँ पर प्रदूषण कम होते हैं, वहीं पर यदि हम उनके सल्फाइड अयस्क लें तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। और इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है और उसके फलस्वरूप एक अच्छे अयस्क का चयन किया जाता है जिससे कम लागत में तथा सरल रासायनिक विधियों के द्वारा हम धातु का निष्कर्षण कर सकें। तो आइए अब जानते हैं कि आगे अयस्कों के चयन के पश्चात हम धातु के निष्कर्षण के लिए किन पदों का उपयोग करते हैं। अयस्कों से धातु निष्कर्षण की पूरी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है तथा इसमें बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है, और इन सारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रक्रमों को एक साथ हम धातुकर्म या मेटलर्जी कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में रसायन विज्ञान के बहुत से सिद्धांतों जैसे कि ऊष्मागतिकी का सिद्धांत या विद्युत रासायनिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस पूरे धातुकर्मी प्रक्रम में कौन कौन से पद होते हैं। पूरे धातु कर्म के विभिन्न पदों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला पद जो है वह है अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर या हम इसे प्रसाधन या सज्जीकरण भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह ड्रेसिंग ऑफ ओर या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर भी कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा मुख्य पद है वह है सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, और इसके बाद जो तीसरा पद है वह है निष्कर्षित धातु का शुद्धिकरण या शोधन। तो मुख्य रूप से तो ये 3 पद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो पहला पद है अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसके भी 2 पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है अयस्कों का चूर्णन या पल्वराइजेशन, क्योंकि जब हम खदानों से
अयस्क को लेकर आते हैं तो वो काफ़ी बड़े बल्क साइज के होते हैं और प्रोसेस करने के लिए हमें जिस आकार के कणों की आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता के अनुसार इन्हें पहले क्रशिंग की जाती है इनकी और फिर उनको ग्राइंडिंग की जाती है, यानी कि इनका कूटना और पीसना किया जाता है और उसके फलस्वरूप इनको इच्छित आकार में दे दिया जाता है जिनसे हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके बाद पल्वराइजेशन करने के पश्चात फिर अगला पद होता है अयस्कों के सांद्रण का। अयस्कों के सांद्रण के लिए कई विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। इनमें से मुख्य विधियां हैं जैसे कि द्रवित धावन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके अलावा फ्रोथ फ्लोटेशन या फेन उत्प्लवन विधि और इसके अलावा एक चौथी विधि होती है वह है यहाँ पर लीचिंग या निक्षालन। इन विधियों का उपयोग करके हम धातु का सांद्रण करते हैं। इसके बाद हम अगले पद में जाएंगे। अगला पद है सांद्रित अयस्क से तत्व का निष्कर्षण या धातु का निष्कर्षण। इस जो मुख्य पद को भी पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पद इसमें होता है अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। जो भी अयस्क हमें मिला हो, चाहे वो सल्फाइड के रूप में हो, कार्बोनेट के रूप में हो, हाइड्रोक्साइड के रूप में हो या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में हो, हम सभी को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और इसके लिए भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम मुख्य रूप से निस्तापन कैल्सिनेशन तथा रोस्टिंग या भर्जन विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला पद जो होता है वह है जो प्राप्त ऑक्साइड हैं उनका धातु में अपचयन, रिडक्शन। क्योंकि ऑक्साइड है और उससे हमें धातु प्राप्त करना है तो उसमें के साथ जो ऑक्सीजन है उसे हमें वहाँ से हटाना होगा और ऑक्सीजन को हटाने की जो क्रिया है वह कहलाती है रिडक्शन। तो यहाँ पर हम धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन करते हैं और इसके लिए हम भिन्न भिन्न अपचायकों जैसे कि कार्बन कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कोई ऐसी धातु जो कि इस धातु का हमें जो प्राप्त करने वाली धातु का अपचयन कर सके, इनका उपयोग करके हम इनका धातु में अपचयन करते हैं। इस प्रकार जो द्वितीय पद के द्वारा हमें धातु प्राप्त होती है वह लगभग 97% तक शुद्ध होती है, लेकिन इसे और भी अधिक शुद्ध करने के लिए अंत में तीसरे पद में हम इन सभी धातुओं का शोधन करते हैं और शोधन करने के लिए भी भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है जो कि धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। तो आइए अब हम इन सारी विधियों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं।